हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि हमारा चैप्टर 5 है डायमंड सीरीज का, इसको पढ़ने वाले हैं। और मुझे पता है कि आप डायमंड सीरीज के किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको बच्चों यहां पर बताना चाहता हूं कि डायमंड सीरीज के आपके किसी भी सिंगल लेक्चर वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल रहा है पूरी फिजिक्स का एक्सट्रैक्ट, पूरी फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं, उसका आपको रस यहां पर मिल रहा है। तो जो बच्चा इस डायमंड सीरीज को कर लेगा, उसको भले ही वो अलग से पीवाईक्यूज ना करे, कोई बात नहीं है, वो अलग से क्वेश्चंस ना करे, कोई बात नहीं है, लेकिन उस डायमंड सीरीज को उसको जरूर से करना है। हाँ, डायमंड सीरीज को फॉलो करते हुए अगर आप जितनी और प्रैक्टिस कर सकते हो, सैंपल पेपर लगा रहे हो या कुछ भी, वो बहुत अच्छी बात होगी, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, या थोड़ा सा पीछे चल रहा है, या खुद को थोड़ा सा पीछे महसूस कर रहा है, तो डायमंड सीरीज उसको जरूर से फॉलो करना चाहिए और इसके एक एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और वीडियो को देखना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ये पूरी डायमंड सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है, कोई इसकी फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इसकी फीस क्या है कि जब भी आपका रिजल्ट आए एग्जाम के बाद, तो आपको अपना जो रिजल्ट है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना है। और रिजल्ट आपको शेयर करना है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जो कि अभिषेक सर 001, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आप सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, एग्जाम के 15-20 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो सभी सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए एडुकार्ट आपके लिए लेकर के आया है प्रयास बुक। बच्चों, ये जो प्रयास बुक है, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको चैप्टर वाइज, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ऑर्डर करने की जो लिंक है, ये मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप यहां से उसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो ज्यादातर जो कंटेंट है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो ब्रीफ में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देता हूं, क्योंकि पूरे में सिर्फ थ्योरी है, और उसके बाद इस पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम अभी साथ में प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो ग्राफ हो, न्यूमेरिकल हो, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, सब आपसे बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले इस चैप्टर को हम, क्योंकि छोटा सा ही है, तो ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर मैं एक मैग्नेट की बात करूं, तो हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर ये इनसाइड ट्रैवल करती हैं। मतलब नॉर्थ से साउथ जाती हैं मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ जाती हैं मैग्नेट के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया कहां से कहां को जाती हैं। दूसरी बात ये आप देख रहे हो कि ये जो है नॉर्थ से साउथ तो जा रही हैं, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं। कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड लूप। ऐसा नहीं होता कि भाई कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हो गई, नहीं, ये क्या कर रही हैं? क्लोज्ड लूप बना रही हैं। जैसे नॉर्थ से शुरू और साउथ पे खत्म, वापस साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती हैं, इनका पूरा रास्ता जो है क्लोज रहता है। इसके अलावा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको समझनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जा रहा है कि नॉर्थ से साउथ ये ट्रेवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये फोर्थ पॉइंट में लिखा है। और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी हो तो उस जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन बता सकते हैं। ये चार बातें, कोई छोटा मोटा असर्शन रीजन वगैरह पूछ लिया जाए तो पूछा जा सकता है इसमें। अब यहाँ पे मैग्नेट के बारे में एक और जरूरी बात मैं यहाँ पर बताता हूं, ठीक है। मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट के बारे में ज्यादा जरूरी बात बच्चों ये है कि कोई भी जो मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट कि जैसे किसी भी बार मैग्नेट की या किसी भी प्रकार की मैग्नेट की बात करूं, तो उसमें हमेशा दो पोल्स पाए जाते हैं। दो मतलब डाइपोल, ठीक है। नॉर्थ पोल भी होगा और उसके दूसरे साइड साउथ पोल भी होगा। मैं इस एक मैग्नेट को तोड़ूं, मरोड़ूं, इसको जो है कूट दूं, पीट दूं, इसको चुकरन कर दूं इसको, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए, इसमें हमेशा इसके हर एक टुकड़े में
क्या होगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड साउथ पोल होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेट में एक अकेला पोल पॉसिबल नहीं है, अकेले पोल को हम बोलते हैं मोनोपोल। क्या बोलते हैं, मोनोपोल। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं कि मैग्नेट कोई भी सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, मैग्नेट का ओरिजिन क्या है, तो हमेशा याद रखिए कि जैसे एक एटम है, आप लोग इतनी बात तो समझते हो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आप ऐसे समझो कि करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो किसी एटम के अंदर ऑर्बिट में भी तो इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन, साथ साथ इसका जो है मैं कहूंगा जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, स्पिन मतलब जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ये दोनों जिम्मेदार हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, ये रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है, रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का ये मुख्य कारण है, ये मेन कारण है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एक एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कुछ बातें हैं, जैसे अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, जैसे कुछ छोटी छोटी बातें कि यदि मैं इस प्रकार से एक मैग्नेट को आधा कर दूं, जैसे ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं इसको ऐसे आधा कर दूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल इसको मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, तो याद रखिए अगर मैंने इसको बिल्कुल दो पार्ट कर दिए इसके इस तरीके से, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ, इसकी जो पोल्स, जो इसकी पोल की ताकत है ना, नॉर्थ और साउथ पोल की, तो ये पोल स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आप इस तरीके से आधा करते हो ना, तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से आधा कर देंगे, ऐसे आधा कर देंगे, तो क्या होगा, अब जो पोल स्ट्रेंथ होगी, ये पोल स्ट्रेंथ होगी, ये भी आधी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सेम। आप इसको 1/2 में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ गए। तो अगर आप एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है इसको आप तोड़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऐसे पैरेलली करोगे तो फर्क जो है, सॉरी, तो फर्क पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे हाफ, क्या लिखोगे, हाफ, ये भी हाफ हो जाएगी। समझ गए, सॉरी ये गलती थी, इसको हमने सुधार दिया है। क्लियर है। अच्छा, ये बात तो आप समझते हो कि दो नॉर्थ पोल क्या करते हैं, दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल जब भी मिल जाएंगे, ये हमेशा क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है। कभी भी किसी भी बार मैग्नेट को आप ऐसे हवा में लटका दोगे ना, धागे से बांध के, तो हमेशा ये कहां जो है जाएगी, ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ में ही जाना पसंद करेगी। कहां जाना पसंद करेगी, अर्थ की नॉर्थ साउथ, मतलब इसको मैं बोलता हूं जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को ये हमेशा अलाइन कर लेती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेट के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि मैग्नेट भी एक प्रकार का क्या है, डाइपोल ही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पेयर्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और बीच में कुछ दूरी होती है। पोल स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी, पोल्स की ताकत से ही पोल स्ट्रेंथ कहा जा रहा है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हम इसको छोटे वाले m यानी कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम होती है। क्या सर ये छोटी छोटी बातें मुझे पढ़ना जरूरी है? भाई इस चैप्टर में से एक नंबर की कोई भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे असर्शन रीजन में, केस स्टडी में, जो सिंपल पार्ट है वो यहीं से आ जाएगा। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ का मतलब यह है कि पूरी जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट, पूरी मैग्नेट आप देख रहे हो, तो जैसे ये पूरी मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट की टोटल लेंथ, दोनों कोने के बीच की डिस्टेंस को तो मैं इसकी लेंथ बोलूंगा। ठीक है, लेकिन दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी होगी ना, इसको हम इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या है, आप ऐसे समझो 5/6 ऑफ टोटल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या है, 5/6 ऑफ टोटल लेंथ, इसको मैं टोटल लेंथ बोल देता हूं। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या है, 5/6 ऑफ टोटल लेंथ। समझ गए? तो अगर टोटल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इफेक्टिव लेंथ 5/6 करने पर 8.3 सेंटीमीटर जो है ये निकल के आ जाती है। समझ गए बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप यहां पे ये समझिए, जैसे जैसे मैग्नेट क्या है, ये बार मैग्नेट क्या है, इसमें दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। लेकिन ये कौन सा डाइपोल है? ये मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जैसे फॉर्मूला होता था ना Q×2L, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है M×2L। ठीक है सर, ये बात मैं जानता हूं, सवाल नहीं करवाओगे क्या? अरे मुन्ना सब करवाऊंगा यार, पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए आप जरा यहाँ पे, इसके बाद ये देखो कि M×2L हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, सर ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट है। कैपिटल M क्या है? डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है।
कैपिटल एम और क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप यहां पे समझो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 2l है। और जैसे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है ना, और डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है, इसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। कहां होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, समझ गए। अब जैसे आप ये देखो, एक कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो भाई ये भी कैसे एक्ट करेगी, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। भाई कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है तो उसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होने चाहिए। हाँ सर होने चाहिए। अगर नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है तो उसका मतलब ये भी डायपोल है। हाँ फिर ये भी डायपोल है। तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो उसके डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू एन आई ए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट और ए मतलब एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहां तो चलो साउथ से नॉर्थ थी, यहां पे भी साउथ से नॉर्थ होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ो, अंगूठा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है ये देता है। मैग्नेटिक मोमेंट की और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आप यहां पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट निकालना, देखो कितना आसान है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इंटू जो है एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखिए जरा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो फिर पोल स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी, देखो जरा, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है एम्पियर इंटू मीटर, क्या है, एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आप यहां पर ये देखिए, आपको डेफिनेशन वगैरह लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सारी, जैसे पोल स्ट्रेंथ की अभी आपको इसकी यूनिट बताई मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो पोल स्ट्रेंथ की फिर यहीं से निकाली जा सकती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये मीटर से 2l की यूनिट मीटर, मीटर से कट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे ना। अब जो है कुछ एनालॉजी है जो फर्स्ट चैप्टर और जो है फिफ्थ चैप्टर में एकदम सेम है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते थे, इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड जो है यूज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो काम चार्ज का हुआ करता था, वहां ये काम जो है पोल स्ट्रेंथ का होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगाती थी, तो फॉर्मूला था Q इंटू ई। यहां पे Q नहीं होता, यहां पे होता है पोल स्ट्रेंथ छोटा m। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B। तो आप ये फॉर्मूला बन गया कि पोल पे कितना फोर्स लगेगा, m इंटू बी। छोटा m पोल स्ट्रेंथ से कहा जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम P से रिप्रेजेंट करते थे, यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2l होता था, यहां पे Q नहीं लगता, यहां M लगता है, छोटा m, तो m इंटू 2l हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करूं किसी डायपोल पे कितना टॉर्क लगता था, तो आप कहते थे टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां होगा P नहीं कैपिटल M, E नहीं कैपिटल B और साइन थीटा। तो किसी बार मैग्नेट पे, बार मैग्नेट भी एक प्रकार का डायपोल ही तो है, तो बार मैग्नेट पे कितना टॉर्क लगेगा, mb साइन थीटा। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्सियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड में तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और उसके बाद 2p बाय आर क्यूब नहीं, p नहीं कैपिटल m, तो 2m बाय आर क्यूब। अगर एक्सियल पॉइंट तो हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूंगा तो यहां पे बस 2 नहीं आएगा, तो यहां पे भी 2 नहीं आया। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं। इसके बाद आप यहां पे देखिए, जैसे जो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड के थे वैसे ही फॉर्मूले जो है मैग्नेटिक फील्ड के बन जाएंगे। आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जैसे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाता हूं तो कितना वर्क करना पड़ता है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहां करना पड़ेगा कैपिटल एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वही फॉर्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, अच्छा तो हमने आपको जो है अभी रूट कॉस तो आपको मैग्नेटिज्म का पढ़ा ही दिया है कि जो स्पिन जो हो रही है और जो रोटेशन हो रहा है या रिवॉल्यूशन जो हो रहा है ऑर्बिट में, वही इसका जो है रूट कॉज है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देखिए जो आपको यहां पर पढ़ने हैं। जैसे आप यहां पर ये देखना चाहें कि भाई कौन कौन से जो चार टर्म्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई जो चार टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये हैं,
मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और यहाँ पर जो है ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये 4 टर्म्स ऐसे हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास जो है एक सोलेनॉइड है। क्या है? ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? सोलेनॉइड क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि मैं कोई एक सब्सटेंस रख दूंगा, जैसे कि सॉफ्ट आयरन का पीस हो गया। क्या हो गया? सॉफ्ट आयरन का पीस हो गया। तो आप ये समझते हैं कि अगर मैं सॉफ्ट आयरन के पीस को रख दूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से घुसेंगी, तो इसको भी क्या कर देंगी? इसको भी मैग्नेटाइज कर देंगी। तो मैग्नेटाइजिंग जो फोर्स है, या जैसे आप ये समझो, एक बार फिर बताता हूं। ये मेरे पास क्या है? एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है। अब ये सोलेनॉइड है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसमें से ऐसे पास हो रही है। ये बात क्लियर है? और घूम घाम के फिर आएंगी। अब अगर इसी के अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा रख देता हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगी? इस सॉफ्ट आयरन के टुकड़े के अंदर से पास होंगी, है कि नहीं? और बाद में जब मैं सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालता हूं तो मैं ये देखता हूं कि भाई ये जो सॉफ्ट आयरन है ये अब क्या हो गया? मैग्नेटाइज। ये भी जो है थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा, है ना? तो इस फील्ड की वो ताकत, इस ये वाली जो व्हाइट वाली फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वो कैपेबिलिटी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वो क्षमता कि ये किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है, जैसे आप ये देखो, B इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे मैं सिंपल आपसे इतना बोलूं कि B नॉट इज इक्वल टू, या सिंपल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी? तो म्यू नॉट NI। ठीक है, अब यहां पे जो NI जो टर्म आप देख रहे हो ये डिसाइड करेगा कि इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा, है कि नहीं? तो ये जो NI जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कि तुम ही हो मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर N और I की वैल्यू ज्यादा तो फिर ये और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटाइजेशन है आयरन के अंदर ये हो सकता है। तो जो कैपिटल H है इसी को हम बोलते हैं B नॉट बाय म्यू नॉट। ठीक है, और ये कैपिटल H है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या बन गया? B नॉट बाय म्यू नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आई? बात क्लियर है? अब यही डेफिनेशन के फॉर्म में जो है यहां पर लिखा गया है, ये लिखा गया है, देखो, द एबिलिटी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटाइज कर सकती है किसी सब्सटेंस को, हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? और यहां पर हम इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपल मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आप ऐसे समझो कि एक्चुअल में आप ये मान लीजिए कि एक्चुअल में कोई भी सब्सटेंस जो है ना, जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा ही हो गया, एक आयरन का टुकड़ा। अब इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर खूब सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डायपोल। इनको हम क्या बोलते हैं? डायपोल। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अगर 10 डायपोल सीधे हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। 100 हो गए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, 1000 सीधे हो गए तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जितने ज्यादा डायपोल सीधे हो जाते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में, उसी को हम बोलते हैं कि उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटाइजेशन। और इस मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ गए? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसको कैपिटल I ना से रिप्रेजेंट ना करते हुए कैपिटल M से कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपको लिख के देगा कि ये मैग्नेटाइजेशन है कैपिटल M, तो घबराना नहीं है इसको। ठीक है, अच्छा, तो मैग्नेटाइजेशन समझ गए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में कितने डायपोल जो है सीधे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, ससेप्टिबिलिटी को हम
काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? काई से। ये वो काई नहीं है जो पानी में लग जाती है, ये वो काई है जो दिमाग में लग पाती है। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि एक्चुअल में आप ये देखते हैं कि हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से कितने डायपोल 1 सेंटीमीटर क्यूब में सीधे हुए हैं, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से कितने डायपोल अलाइन हुए हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में, उसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसका अर्थ ये हो गया कि ससेप्टिबिलिटी जो है ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने पे कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। समझ गए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया और ये लगाने से कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, इसको हमने क्या बोला, ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का अर्थ ये होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का अर्थ ये होता है कि कोई भी मीडियम खुद में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देता है। सर ये तो परमिएबिलिटी है ना, तो जब हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं, वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। जैसे मान के चलो कि एयर में 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ठीक है, और मेरे अंदर से 50 ही जा पाई, तो इसका मतलब है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है कम अलाउ किया ना, तो मेरी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है म्यू एम, जैसे आप ऐसे समझो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक। ये मीडियम में परमिएबिलिटी और ये एयर में परमिएबिलिटी, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे एज इट इज जो है आपकी मदद मिलेगी, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे को डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, यूनिट वगैरह समझनी है, तो वो आप यहाँ से डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये यूनिट हो गई कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स की यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, है ना। आप ऐसे देखो यूनिट निकालना सीखो। ये क्या है, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, म्यू नॉट की यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, कट गया तो एम्पियर मीटर इनवर्स आ गया। इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो बोला इसकी यूनिट भी एम्पियर मीटर इनवर्स होती है। तो याद रखिए कि I और H दोनों की यूनिट सेम होती है, इसीलिए ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब ससेप्टिबिलिटी भाई दो टाइप की होती है। ससेप्टिबिलिटी कितने टाइप की, दो टाइप की। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी किसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अपने आप एक अंदाजा लगेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है लेफ्ट में और किसी सब्सटेंस के अंदर भी लेफ्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाए तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई लेफ्ट में और सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी राइट में, मतलब कैंसिल करे तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। जब देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और किसी मटेरियल के अंदर बनी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए ये बात समझ गए। देखो मैग्नेटाइजेशन जब कैसे होता है, अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो पॉजिटिव, और मैग्नेटाइजेशन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेगेटिव। समझ गए बात को। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में ज्यादा हुआ तो बड़ी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में कम हुआ तो लेस पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कम मैग्नेटाइजेशन हुआ तो लेस नेगेटिव, ज्यादा हुआ तो मोर नेगेटिव। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अभी समझाते हैं आपको। अब ये रिलेटिव परमिएबिलिटी की डेफिनेशन समझ लो। अगर कोई सब्सटेंस, यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को जो है यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से यानी कि 100% से ज्यादा होगी। और अगर कोई अपोज करता है, जैसे मैंने कहा था ना कि यहां से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और मेरे अंदर से 50 ही पास हो पाई, लेट्स से मैं कॉपर का बना हुआ हूं, मैंने कुछ कैंसिल कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मेरी जो परमिएबिलिटी है वो 1 से कम हुई, क्योंकि मैंने जो 100% थी उसको घटा दिया। समझ गए। तो अगर मैं मान के चलो यहां से 100 आती और मैं आयरन का बना होता, आयरन मैन है कि नहीं, तो मैं उसको 500 करके भेजता, तो इसका मतलब है कि भाई मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है ये 1 से बहुत ज्यादा होती, 5 हो जाती।
है कि नहीं। मैं आयरन मैन, बैटमैन सब हूं, तो अब यहां से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100 मैंने भेज दी 1000, तो इसका मतलब मैंने 10 गुना बढ़ा दी ना, तो मेरी रिलेटिव परमेबिलिटी 10 हो जाती। मैंने 1 लाख कर दी भाई, और बढ़ जाती, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब जो है, अब आ जाता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा और महासंग्राम वाला पार्ट, जो कि है डायमंड पार्ट। और इस डायमंड पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये पूरा जो चैप्टर है ये एकदम ही जो है सिंपल जो है चैप्टर है। इसके अंदर ये जो पार्ट आपको सिखाया जा रहा है, यही से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, ये उसको कैंसिल करना चाहते हैं। ये जब अपन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं बताओ जरा, जब हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, इसलिए रिपेल करना चाहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन बहुत ज्यादा रिपेल नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीकली रिपेल करते हैं। कैसे? वीकली रिपेल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे हैं? बोला ये कहते हैं कि हम तो सपोर्ट करेंगे लेकिन ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, हल्का फुल्का सपोर्ट कर पाते, इसलिए हमने लिखा वीकली सपोर्ट। वीकली की स्पेलिंग गलत तो नहीं है, समझ लेना भाई, समझ गए, कमजोर तरीके से वो वाला वीक लिखा है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं तो ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। बोला ला से बचा देंगे, ला से तुमको जो है बचा करके रहेंगे, समझे क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई तलवारें चल जाएंगी लेकिन जो है मैग्नेटिक फील्ड को कुछ नहीं होना चाहिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा, कि अगर यहां से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई ना, बोलो तुम 100 हो, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भाई बहन जो है देवर जेठ सब तुम्हारे साथ में। अब क्या होगा? अब यहां से आई 100, इसने 1000 करके भेज दी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को डरने वाली बात नहीं है। समझ गए? आप कौन हो इसके, मुझे बताना जरूर कमेंट में। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, खूब ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, अब मैं आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात ये बताने जा रहा हूं कि डाया, पैरा, फेरो, इन तीनों में से एक सिंगल बात भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको पता ना हो। ठीक है, अब आप ये समझ लो कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ये इनके जो है एग्जाम्पल, पहली चीज आपको पता होना चाहिए। और जो बातें आपको बता रहा हूं अभी मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आंसर आपके मुख से निकलना चाहिए और हाथों अंगूठे के थ्रू जो है कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, यहां पर आप ये देखिए कि 3 टाइप के हमारे पास सब्सटेंस हैं, ये 3 टाइप के। ठीक है, सभी बच्चे जो है बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, कोई फालतू बकवास ना करते हो, यहां पर ध्यान लगाएगा। सबसे पहले आपसे कहा गया कि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैंने पैरा बना दिया और ये मैंने फेरो बना दिया। क्या बना दिया? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, देखिए जरा, जब मैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो आप ये देखिए कि ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, इसलिए ये इसको कैंसिल करना चाहते हैं। हालांकि पूरी तरीके से तो देखो किसी की औकात नहीं है कि वो कैंसिल कर दे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कैंसिल कर ही देते हैं। जैसे आपने देखा कि 3 आई थी और 3 में से बस एक इसके अंदर जा पाई। अच्छा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को जो है खूब पसंद करते हैं, खूब नहीं हल्का फुल्का पसंद करते हैं, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार की इसमें से पास हो जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा पास होती हैं। ठीक है, अब आप यहां पर ये देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये उसको उल्टा अपोज करते हैं। ठीक, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर है। ये क्या है? बिहेवियर। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या भाई? कम से कम 4 बार एक चीज पूछी गई है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ऐसा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ भी ऐसा ही आप बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए जरा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फेरोमैग्नेटिक ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, आपने यहां पर ये देखा कि भाई इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, पॉजिटिव के नेगेटिव? जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या बोलोगे कि इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसलिए नेगेटिव है। लेकिन ज्यादा बनाता है कम, बोला कम जो है रिपेल करता है, वीकली रिपेल करता है, इसलिए नेगेटिव तो है लेकिन स्मॉल है। इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है, बोला ये तो सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए पॉजिटिव है। बाहर से जा रही थी, अब अंदर से चली गई, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट करता है क्या? नहीं, बोला कम सपोर्ट करता है, इसलिए स्मॉल पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या करता है, बोला ये तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव तो है क्योंकि सपोर्ट, लेकिन बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये डाया के लिए, ये पैरा के लिए। ठीक है, और ये फेरो के लिए। ठीक है, नाउ अभी देखिए जरा, अब इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी है। बोला रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से छोटी है, क्योंकि ये ज्यादा, जैसे 100 आई ना, 100 में से 90 पास होने देगा। ठीक है, अब इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बड़ी है। अगर बाहर से 100 आई, 2-3 इसके अंदर बन गई, तो 105 इसने भेज दी, तो 1 से बड़ी है, लेकिन 1 से ज्यादा बड़ी नहीं है। स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा, मैं ये पार्ट मेरे पास लिखा भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस चीज पर आपका जितना डिस्कशन हो जाएगा, इस पे से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन उतना ही मजबूत हो जाएगा, और इसकी 1 से बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जी जान छिड़कते हैं यार, जीजा नहीं, जी जान छिड़कते हैं। ठीक, ये क्या है, स्लाइटली, हल्की सी 1 से कम होती है, स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो है आपको यहां पर ध्यान देना है, अगर मैं आपसे एक बात बोल दूं, सर बोल दो सर प्लीज, आज तो बोल ही दो। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं आपसे एक बात यहां पर बोल दूं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनको पसंद नहीं करते ना, तो अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड में लिटा दूंगा ना ऐसे, तो ये खुद को परपेंडिकुलर अलाइन कर लेते हैं। कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते, तो उसका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, वो लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अलाइन कर लेते हैं खुद को। लिखा हुआ बता दूंगा अभी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, बोला तो हम तो तुम जहां हम वहां, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लेट जाते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये कौन से हैं? ये डाया हैं। ये कौन से हैं? ये पैरा हैं। तो सर फेरो का क्या होगा? फेरो भाई 3-4 बार ज्यादा लेट जाएगा, है कि नहीं, लेकिन रहेगा पैरेलल ही। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसे देखो, ये तो काम की बात हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, इसको समझना। चलिए तो चलो मैं आपको ये टेबल जो है यहाँ पे दिखा रहा हूं। ओ गजब गजब सर गजब। देखिए, तो मैं यहां पर आपको, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिए डाया पैरा फेरो के, तीनों के एग्जाम्पल जो है, जो 6-6 7-7 एग्जाम्पल हैं, ये आपको बढ़िया से याद करके रखने हैं। हाँ चलिए, अच्छा अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये देखिए जरा, बेसिकली मोशन ऑफ सब्सटेंस की मैं बात करूं तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, ओ भाई साहब ये तो अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? ये हमने डिस्कस कर लिया ससेप्टिबिलिटी का, रिलेटिव परमेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। अब हम मोशन की बात करेंगे। यदि कोई डायामैग्नेटिक लिक्विड है, तो डायामैग्नेटिक लिक्विड तो देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। तो अगर मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन से भाग के जो है वीकर रीजन में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है ना। तो आप ये देखो, मूव टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहां जाते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं ना, इसलिए ये जाते हैं मूव टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहां भागते हैं? स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये भागते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है ये है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। एक क्या लिखा है मैंने भाई? वीकली रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है, और ये वीकली सपोर्ट करते हैं।
ठीक है, और ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, स्ट्रांगली सपोर्ट या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने आपको इसका डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है सर, अब इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये डायपोल वाइपोल की कंडीशन समझ लेते हैं। हाँ, जैसे अब आप यहां पे समझो कि मेरे पास ना यदि कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, मेरे पास यदि कोई 3 टाइप के सब्सटेंस हैं, ये देखिए, एक है डाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, ये मत समझना कि यार क्या थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आएगी इसमें से थ्योरी तो आपको समझनी ही पड़ेगी थ्योरी। ठीक है, अब आ जाए थ्योरी और बनाया और न्यूमेरिकल, तो आपको नंबर मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये ऐसे समझो कि अगर बात करूंगा एक डायामैग्नेटिक सैंपल की, किसकी, डायामैग्नेटिक सैंपल की, तो डायामैग्नेटिक जो सैंपल होता है ना, इसमें जो डायपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो होता है ये 0 होता है। कैसा होता है, 0। क्यों होता है 0, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल की भी अगर मैं बात करूंगा, सिंगल एटम की भी बात करूंगा, तो इनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। डायपोल मोमेंट 0 होने का अर्थ ये है कि इसका खुद का जो मॉलिक्यूल है, खुद का जो एटम है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि इसके अंदर इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑर्बिट में इवन पेयर ऑफ, या ऐसे बोलूंगा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, या सिंपल मुझे बोलना चाहिए कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में घूमेगा तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में पता है क्या होता है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए, कितने, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक इस डायरेक्शन में घूमा तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लेट से इस डायरेक्शन में बनी, और एक इस डायरेक्शन में घूमा तो इस डायरेक्शन में बनी। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनिशियली इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी जो है मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसकी ऑर्बिट में, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगे, एक इधर करेगा एक इधर करेगा, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल। ठीक है, तो आप ये देखें कि नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। कब, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है, जिससे दोनों का करंट अलग अलग हो जाता है। बहुत बेसिक बात बोल रहा हूं आपको, आप तो ये समझो, लेंज लॉ, यहां पे क्या होता है, इससे मान के चलो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, क्या अप्लाई की, ज्यादा तरीके से समझाऊंगा तो आप भूल जाओगे। ठीक है, आप ये समझो कि हमने यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एटम है तो जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो सेम एटम के अंदर, तो अगर ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक, तो अब इसने क्या किया कि ऊपर लेट से नॉर्थ पोल बना दिया, क्या बनाया, नॉर्थ पोल। ठीक है, क्या बनाया इसने, नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल बनाएगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि इसको सेम डायरेक्शन में और स्पीड में घूमना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसको ऊपर को कैंसिल करना है ना, कैंसिल करना है। तो अब आप यहां पर देखिए कि इसको सेम डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, खुद का करंट बढ़ाना पड़ेगा, और खुद का करंट बढ़ाना पड़ेगा तो इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। जबकि इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी स्पीड बदल जाएगी। लेट्स से अगर इसकी स्पीड बढ़ी थी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा था, नॉर्थ बनाने के लिए इस डायरेक्शन में लेट से घूमना पड़ेगा, तो इसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन में घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें करंट जो है घट जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है। मुझे पता है कि जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने ये बात बोली इसलिए कि कहीं अगर कोई चीज फंस जा रहा है तो दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, है ना। तो आपको मैंने क्या बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर बोली कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, लेकिन कब, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना की गई हो। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो आप ऐसे समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है बढ़ जाती है, ठीक है,
और एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, ये बिल्कुल जो की पॉइंट याद रखने हैं वो याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है जिससे एक का करंट बढ़ जाता है और एक का करंट जो है घट जाता है। ठीक है, अब एक का करंट, मैं एग्जांपल के लिए बोला है मैंने ऐसी बात, और एक का करंट बढ़ जाता है और एक का करंट घट जाता है, जिससे एक का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया जिसका करंट बढ़ा और एक का मैग्नेटिक मोमेंट घट गया, तो यहां पे कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर बन जाती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, समझ गए। तो यहां पर वही चीज कही गई कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, जीरो। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता और ना ही फेरो का होता। सर ये कैसे होते हैं, तो ये देखो ऐसे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल भी सारे सबके बताता हूं आपको। ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो मतलब जो एटम जो होता है उसका कुछ ना कुछ जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सभी की सभी एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में जो घूम रहे होते हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, तो रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर ये देखिए कि इन सब के पास, इंडिविजुअल एटम के पास, किसके पास, इंडिविजुअल एटम के पास तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है होता है, जीरो नहीं होता, मतलब नॉन जीरो है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है होता है, लेकिन पूरे सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है जीरो होता है। टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। इंडिविजुअल एटम के पास होता है, इंडिविजुअल एटम के पास होता है। टोटल जीरो क्यों होता है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, इसलिए ये जीरो होगा। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, घबराना नहीं है। ठीक, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखो जरा, मैं आपको सबसे पहला यही क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, और फेरो में क्या होता है, फेरो में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो नहीं होता। ये किसकी बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल एटम की, इंडिविजुअल एटम की, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही ये पूरी बात इसमें भी है और ये पूरी बात इसमें भी वैलिड जो है लागू होती है, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ ध्यान दो जरा, इन दोनों में ये बात जो है अप्लाई करनी है, समझ गए। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ये तीनों में आ जानी चाहिए। ठीक, इसमें भी। चलिए अब देखिए जरा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डोमेन बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं, डोमेन। यहीं से एज इट इज सवाल आते हैं। डोमेन का मतलब ग्रुप ऑफ एटम है, डोमेन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। ऐसे समझ लो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में सभी मैग्नेटिक मोमेंट की सेम डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन है, जैसे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, किसी में इस डायरेक्शन में डोमेन पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से चेंबर है। ठीक, अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैं यहां पर आपसे ये कह देता हूं, यदि मैं यहां पर आपसे कह देता हूं कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में बाकी के डोमेन भी जो है ग्रो करने लगते हैं। ये वाले डोमेन इस डायरेक्शन में, ये वाले इस डायरेक्शन में, ये वाले भी इस डायरेक्शन में, सभी डोमेन ऐसे घूमते हुए एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में, सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, समझ गए। तो ये बात आपको जो है यहां पर याद रखनी है कि सभी डोमेन जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, समझ गए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक बात बताओ कि एक डोमेन के अंदर क्या सभी एटम सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो आंसर है हाँ, एक डोमेन के अंदर तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक, अच्छा, आपसे ये कहा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट है। आंसर है इनमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनके पास तो कैसे हैं, इनके पास ऑलरेडी जो डायपोल मोमेंट होता है ये जीरो होता है। ठीक है, इसके पास तो ऑलरेडी इवन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड घूम रहा है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। भाई इनको दुश्मनों की क्या जरूरत, इनके तो दोस्त ही दुश्मन है, समझ गए बात को। अच्छा, आपके पास भी दुश्मन होंगे दो चार, बच के रहिएगा उनसे। ठीक है, देखिए जरा, इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि पैरा पे टेम्परेचर का इफेक्ट है। हाँ देखो, पैरा में अगर टेम्परेचर ना होता ना,
तो ये अपने आप में ही क्या होते, मैग्नेट होते, लेकिन क्या टेम्परेचर के कारण ये सब इधर उधर डायरेक्शन में बिखर गए। तो पैरा में टेम्परेचर का इफेक्ट है कि जो मैग्नेटाइजेशन जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर कैसे है, इनवर्स। या मैं ऐसे बोलूं कि मैग्नेटाइजेशन कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल सीधे होंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा तो रैंडम मोशन ज्यादा, बिखर गए भाई साहब ये तो, ठीक है। तो याद रखिए। अब फेरो में टेम्परेचर क्या होता है, फेरो में, तो फेरो में टेम्परेचर आप ये देखेंगे कि इसका मैग्नेटाइजेशन भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, सर्टेन, ये क्या लिखा चला जा रहा है मेरे हाथों से, कहीं कोई पाप तो नहीं हो जाएगा। सर्टेन पॉइंट, समझ गए कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टेम्परेचर जो है इसमें मैटर करता है, स्टार्टिंग में नहीं करता, ठीक है। अच्छा, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यदि मेरे पास कोई एक मेरे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्टार्टिंग में उसके अंदर डोमेन ओमेन बने हुए हैं, तो स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, लेट से आपने इसको हीट कर रहे हो, कोई मैग्नेट को आप हीट कर रहे हो, तो आप एक काम करना कि छोटे से हीटर पे उसको रख करके हटा देना हाल की हाल, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने रखा छोड़ दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद आप जो एक लंबे समय का चिपकाओगे, नहीं चिपकेगी। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की खास प्रॉपर्टी क्या है, बोले इसके अंदर डोमेन है, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो कुछ नहीं होता, डोमेन इंटैक्ट रहते हैं जैसे के जैसे। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है और टेम्परेचर बढ़ाया तो डोमेन ऐसे विस्फोट हो जाएगा और डोमेन जो है बिल्कुल जो टूट जाएंगे, ये सब इधर उधर बिखर गए, सारे के सारे एटम इधर उधर बिखर गए, है ना। तो ये साधारण सा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन के रह जाएंगे। तो ऐसा टेम्परेचर जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं, समझ गए। और क्यूरीज टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि क्यूरीज पॉइंट के बाद, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद ये इसको फॉलो जो है करता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपको इसमें बताए गए सभी पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, बोला कोई इफेक्ट नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्यूरीज लॉ की अगर मैं बात कर लूं, एग्जाम्पल तो आपको भी इसके बताता हूं, क्यूरीज लॉ की मैं बात कर लेता हूं। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, क्यूरी 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 क्यूरी, देखिए देखिए देखिए, अच्छा देखिए जरा, तो क्यूरीज लॉ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप यहां पर ये देखिए कि क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन कितना स्ट्रांग होगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना स्ट्रांग है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और दूसरा ये डिपेंड करता है, ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर मैं दोनों फैक्टर को मिला दूं तो आई यानी देखो सोचो ना कि जितना स्ट्रांग मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम मैग्नेटाइजेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो बातें, अगर मैं इन दोनों बातों को जो है, यदि मैं इन दोनों बातों को क्या कर दूं बताओ, यदि मैं इन दोनों बातों को कंबाइन कर दूं, क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, ठीक, तो ये प्रोपोर्शनलिटी ये ऐसे आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और ये क्या बन जाएगा, यहां पे आ गया एक टर्म जिसको हम बोल रहे हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं? क्यूरीज कांस्टेंट। तो अब आप ये देखिए कि यहां पर ही मेरे पास ये बन गया कि I इज इक्वल टू सी एच बाई टी। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो H है इसके अपॉन में भेज दिया जाए तो I बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी हो गया। I बाय एच जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये काई बोला जाता है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाय टी। अगर मैं क्यूरीज कांस्टेंट को हटा दूं तो मैं देखूंगा कि यहां पर जो है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हां सर ये बात समझ में आ गई, यही क्यूरीज लॉ होता है। अगर मैं बात करूं यही चीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आप एक बात तो समझते हो ना कि जो ससेप्टिबिलिटी है या जो मैग्नेटाइजेशन है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आप देखते हैं कि इस पे फर्क पड़ता है। कितना? लेट्स हमने कहा टी, देखो एक स्टार्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, टी माइनस टी सी,
टीसी क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। टीसी क्या है? क्यूरीज टेम्परेचर। मतलब आप ये देखिए क्यूरीज टेम्परेचर अगर जो है 1000 केल्विन है, ठीक, तो 1000 केल्विन तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने 1000 से 1100 केल्विन कर दिया तो कितने डिग्री तक या कितने केल्विन का फर्क पड़ा, कितने केल्विन से इफेक्ट पड़ा? स्टार्टिंग के 1000 नहीं, जो बाद के जो 100 डिग्री बचे 1100 माइनस 1000 उससे फर्क पड़ता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ है और ये जो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट फॉलो जो है क्यूरीज लॉ, डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। बताइए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर जो है एग्जांपल्स बता रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं और डाया, पैरा और ये फेरो, इन तीनों के लिए काफी ज्यादा जो जरूरी पॉइंट्स है वो आपको यहां पर लिख दिए गए हैं। ये एग्जांपल्स जो आपको दिए जा रहे हैं, अगर आप इनको भूल जाते हैं तो भाई साहब पेपर को ही भूल जाओ, एग्जाम्पल मत भूलना, एग्जाम्पल से सवाल पूछा जाता है। पहली बात नंबर 1 क्या कहा जा रहा है यहां पे कि कॉपर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, जिंक, कॉपर और गोल्ड जो है मिलाया जाता है साथ में। आपने सुना होगा कि गोल्ड से मैग्नेट नहीं चिपकती है और यही जो है एक चेक टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि भाई ये ठीक ठाक गोल्ड है कि नहीं है, ठीक है। और गोल्ड और कॉपर साथ में मिलाए जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये क्या है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सिलिकॉन, बिस्मथ, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl मतलब नमक, NaCl मतलब क्या? नमक। वाटर, वाटर क्या है? वाटर मतलब पानी, तो याद रखिए नमक का जो पानी है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे याद रखना है, नमक का पानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर और गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, जिंक, है ना, ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अब मान के चलो ऐसे याद रखो, जो भाई गोल्ड पहन के जाएगा वो दुनिया को लीड करेगा, तो जो लेड जो है ये भी आपका क्या है? बोला डायामैग्नेटिक है, ठीक है। सिलिकॉन और बिस्मथ ये याद रख लेना थोड़ा सा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक, याद तो आपको रखना पड़ेगा जैसे आपको जो है। अच्छा, कोई बच्चा अगर ट्रिक बना सकता है कमेंट में याद रखने के लिए तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा और अपने साथी दोस्तों को बताना कि देख लो मित्रों कितना टैलेंटेड है तुम्हारा भाई जो उसने इतनी तगड़ी ट्रिक बना करके जो है मुझे बताई, ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए जरा, अब इसके बाद देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैंने आपको अभी बताया कि कॉपर जो है, कॉपर क्या था? बोला डाया था, लेकिन कॉपर क्लोराइड क्या है? देखिए, अच्छा एक चीज मैंने अभी आपको बताई कि NaCl क्या था? बताओ जरा, NaCl क्या है? डाया है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और कॉपर क्या है? बोला कॉपर जो है ये भी डाया है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब यहां पर जो है ना कॉपर और क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड क्या बन गए? बताइए, कॉपर क्लोराइड क्या बन गए? बोला पैरा बन गए। अगर आप फालतू फालतू बातों में विश्वास नहीं रखते हो मेरी तरह तो आप ऐसे याद रखो। देखो सुनो, पहले क्या था कि सोडियम और क्लोराइड जो है साथ में थे, ठीक है, ये डाया थे। अब देखो सोडियम अलग हो गया, बोला पैरा। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं, याद करना सिखा रहा हूं। सोडियम अलग हो गया, बोला पैरा, देखो, ठीक। अच्छा, क्लोराइड अलग हो गया, बिल्कुल कॉपर के साथ चला गया, बोला पैरा हो गया, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम पैरा है, नाइट्रोजन डाया और ऑक्सीजन पैरा, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन कौन है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में है आपका ये आयरन हो गया, निकेल हो गया, स्टील हो गया, गैडोलिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, एल्निको ये अलॉय हो गया, ये सब्सटेंस आपके जो है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं और ग्राफ वगैरह कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला ग्राफ जैसे मैं आपसे यहां पर बनवाऊं और मैं आपसे यहां पर ये कह दूं कि आपको ग्राफ बनाना है काई वर्सेस एच। काई क्या है? ससेप्टिबिलिटी, और एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अगर मुझे काई वर्सेस एच ग्राफ बनाना है तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ जो है आपको बनाने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैं आपसे ये कह देता हूं कि ये है मेरे पास ससेप्टिबिलिटी और ये है मेरे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाता हूं तो ससेप्टिबिलिटी
जो है आप मुझे ये बताओ डाया की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिए ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है कि ससेप्टिबिलिटी ऊपर ही दिखा दे, तो बुरा मत मान जाना, बोला कि हमारे सर ने तो ऐसे बताई थी, जा मैं तुझसे बात नहीं करता। ठीक है, तो बुरा मत मान जाना, वो कांस्टेंट बताना है तो हो सकता है कि ऊपर ही बता दे। टेम्परेचर से उसको, सॉरी एक मिनट, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि इसका जो ग्राफ जो बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव में। स्लोप ज्यादा है मतलब ज्यादा बढ़ रही है, स्लोप कम है मतलब कम बढ़ रही है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अगर 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 मुझे यही चीज बनानी है पैरा के लिए, किसके लिए बनानी है, पैरा के लिए, तो पैरा के लिए अगर मैं बनाऊंगा पैरा के लिए, तो आपको यही ग्राफ जो बनाना पड़ेगा, ये किसके लिए बनाना पड़ेगा, इसके लिए, पैरा के लिए ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पैरा के लिए ऊपर, तो ये किसके लिए, अच्छा, और अगर यही ग्राफ मुझे बनाना है फेरो के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यही ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ मैं बना सकता हूं और ऊपर, कि भाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाने से इसके अंदर खूब जल्दी जल्दी मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, यही ग्राफ I वर्सेस एच भी बनाया जा सकता है। कैसे, I वर्सेस एच भी बनाया जा सकता है, यही ग्राफ काई वर्सेस एच भी बनाया गया है। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, तो ये किसके लिए, फेरो के लिए। ठीक, आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भाई एक काम करो, आइडेंटिफाई द ग्राफ, ग्राफ पहचानो, पहचानो। ये क्या सर त्रिशूल बना दिया, त्रिशूल तो जो है घुसेड़ा जाएगा पेट में जब जो है कुछ समझ में नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, देखिए जरा, त्रिशूल देख रहे हो, हाँ, चलिए देखिए जरा, यहां पे सबसे पहले क्या है, आपको ये ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ आपको मिल गया। अब बताओ ये ए है, बताइए जरा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा मटेरियल है, कमेंट सेक्शन में बताइए, बता दोगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, रहने दो। ये कौन सा है, ये है डाया, क्योंकि इसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है, नेगेटिव। ये कौन सा है, ये देखो पैरा है, क्योंकि देखो पैरा की ससेप्टिबिलिटी भी लगभग जो है ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई है। ये कौन सा है, ये फेरो है। भाई पैरा की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कम लाइन उठी है। ठीक है, लेकिन ये पैरा है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है, तो ये फेरो होगा। तो तीनों मटेरियल हमने बना दिए। अच्छा, अगर मैं यही चीज आपको जो है यहां पर ऐसे बोलूं कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो अच्छा देखो, मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि ससेप्टिबिलिटी वर्सेस दिस ग्राफ बनाया। अगर मुझे यही ग्राफ आई वर्सेस एच बनाना होता, तो आई वर्सेस एच, तो अगर मैग्नेटाइजेशन, देखो क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, तो इसको कई जगह कैपिटल एम वेक्टर भी लिख देते हैं, परेशान और घबराना मत, कैपिटल एम वेक्टर भी लिखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो आई वर्सेस एच ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, जो हाल ससेप्टिबिलिटी का वही मैग्नेटाइजेशन का, आई वर्सेस एच ग्राफ ऐसा ही बनेगा। फेरो के लिए बस क्या ज्यादा हो जाएगा, फेरो के लिए बस स्लोप ज्यादा हो जाएगा, एंगल ज्यादा दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो इतने तो आप लोग समझदार हो गए होगे, इतने आप लोग समझदार हो गए। अरे कहां गई समझदारी, तो आपकी दिख ही नहीं रही यार। चलिए कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। तो अगर आपको ये ग्राफ बनाना है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो आप ये देखिए कि आप समझो ना कि टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, ससेप्टिबिलिटी कोई फर्क पड़ता है क्या, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कांस्टेंट ग्राफ जो है वो दिखाया गया है, इसको नेगेटिव एक्स में दिखा दोगे आप लोग तो और जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कांस्टेंट दिखा रहा है। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे कर्व दिखाया गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए तो होता है। अच्छा, अब देखिए फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी तो एकदम बहुत हाई है, स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम रहती है, लेकिन आफ्टर क्यूरियस टेम्परेचर टीसी, क्यूरियस टेम्परेचर के बाद ये ससेप्टिबिलिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ये घटने लग जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत जो है अच्छी बात है, अगर आप ये तीनों बातें समझ गए तो। ये ग्राफ याद रखोगे कौन सा किसके लिए है, कौन सा, ये मुन्ना है, ये मुन्ना है डाया के लिए, ये चुन्ना है जो है पैरा के लिए, और ये टुन्ना टुन्ना है ये फेरो के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। भाई साहब मुझे बहुत अच्छा लगा यार, चैप्टर 4 में आपने दह दनादन जो है जो आंसर कमेंट करे हैं, भाई दिल खुश हो गया, मजा आ गया। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, ये सारे ग्राफ अच्छे से बनाओ, सारे ग्राफ अच्छे से बनाओ, और जो है
एक और ग्राफ जो है यहां पर पूछा जाता है, इसको समझ लीजिए कि ये ग्राफ जो है पूछा जाएगा, कभी आपसे कह दे कि I वर्सेस H ग्राफ बनाना है, कौन सा I वर्सेस H/T, ये पैरा के लिए होता है, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक के लिए। तो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस H/T आपको ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया गया। ये क्या है, ये सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन है। जैसे मान के चलो मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं कि H/T की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते हैं, H/T की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं, देखो आप लोग इतनी बात तो जानते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आप H/T की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ा सकते हो, चाहे टेम्परेचर घटा दोगे तो ये H/T की वैल्यू बढ़ जाएगी, और H को बढ़ा दोगे तो भी H/T की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में आप ये दोनों टर्म्स को आप इस पूरे रेशो को अगर आप बढ़ाते हो, मैग्नेटाइजेशन इस पूरे रेशो को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टार्टिंग में आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगा, उसकी भी लिमिट होती है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक छोटा सा आयरन को आप एकदम सुपर मैग्नेट बना दोगे, हर चीज की एक लिमिट है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं उंगली को ऐसे खींचू तो 0.1 mm 0.001 mm तो ऐसे ही खींच जाएगी, थोड़ा सा गैप है। आप कहो कि भाई मैं इसको जो है उंगली से हाथ बना दूं तो बन जाएगा, क्या ही बात कर रहे हो भाई, हैं, ऐसी फालतू की बातें बहस मत करा करो मेरे साथ में, समझ में आ गई बात। तो आपको यहां पर ये बात बता रही है कि H/T ये जो पूरा रेशियो है मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि ये लीनियर वेरी कर रहा है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट। आप इसको चाहे जितना बढ़ाओ, ऐसा थोड़ी ना है कि खींच ये बड़ा हो जाएगा, अरे नहीं यार, हर चीज की लिमिट होती है, समझ गए। तो ये इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कैसा हो गया, सैचुरेट हो गया, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अब ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं और टुन्ना पहले जो है क्वेश्चन सवाल पे आप लोगों के लिए लेके आ गया। जैसे देखिए इसमें एक सवाल पूछा गया है, अब ये क्वेश्चन जो है इतना सिंपल है, जैसे आपने अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो उसका जवाब दे देगा। इसमें क्या बोला है कि एक बार मैग्नेट है, मतलब बार मैग्नेट है, इसका डायपोल मोमेंट m है, इनिशियल पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बार मैग्नेट रखी हुई है, ठीक। क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पोजीशन, द मैग्नीट्यूड एंड टॉर्क, दोनों पे कितना जो है टॉर्क और फोर्स लग रहा है, ये आपको बतानी है, ठीक है। देखिए अगर ऐसे डायपोल रखा हुआ है तो डायपोल चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल हो, ऐसे केस में इस पे कितना जो है टॉर्क और फोर्स लगने वाला है। तो जब भी डायपोल किसी भी प्रकार का, चाहे इलेक्ट्रिक हो या फिर मैग्नेटिक डायपोल हो, दोनों केसेस में जो टॉर्क और फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स और टॉर्क। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट इसमें सही है, कौन सा पॉइंट इसमें सही है। इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से आप चैट में आंसर मुझे बताइए, बना दो उसको, आंसर दे दे के चैट को चैट जीपीटी बना दो आप तो, ठीक है। अच्छा देखिए जरा, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। भाई ये स्टेटमेंट तो गलत लिखा है, ठीक है, ये तो क्लोज लूप बनाती है। ये कह रहा है कि ये साउथ में जाके एंड हो जाती हैं, अरे ये भी गलत लिखा है, एंड नहीं होती। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर, बोला ये भी गलत लिखा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि असर्शन रीजन में पूछ लिया गया, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बार मैग्नेट के आप पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बात तो सही लिखी है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, अकेला कोई पोल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन करेक्टली मतलब जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, दोनों सही हैं, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कभी आपसे पूछा जाए, बोला 4 प्रॉपर्टीज लिख के बताइए, तो 4 के बदले उसके मुंह पे 5 प्रॉपर्टी का तमाचा मार देना, ठीक है, और अगर ना मार पाओ तो 4 ही लिख देना, उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिया जा रहा है इसमें एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या लिखा गया है कि बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है 6 जूल पर टेस्ला, तो मैग्नेटिक मोमेंट है 6 जूल पर टेस्ला। इसके बाद यहां पर कहा गया है इज अलाइंड एट 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.44 टेस्ला। तो बोला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.44 टेस्ला, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये 60 डिग्री पर जो है ये डायपोल यानी कि जो बार मैग्नेट है वो रखी गई है, ठीक है। तो θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है। आगे क्या लिखा गया है, द वर्क डन इन टर्निंग मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट।
मैं कह रहा है कि जैसे बोला गया है कि लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कितने डिग्री पे रखी हुई है बार मैग्नेट, ये रखी हुई 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 60 डिग्री। तो कह रहा है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा इसके मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन करने के लिए विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में अलाइन करना है, किस डायरेक्शन में अलाइन करना है, बोला नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको θ2 की वैल्यू कितनी लेनी है 90 डिग्री। फिर दूसरी बार ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेकंड केस में θ2 कितना लेना है 180 डिग्री। और आपको दोनों केसेस में क्या बताना है, टॉर्क ऑन मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन। फाइनल ओरिएंटेशन मतलब 180 डिग्री पे कितना टॉर्क लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए सभी बच्चे कि आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस cos θ2, तो W इज इक्वल टू एम बी, एम की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 0.44 है, 0.44 cos θ1 की वैल्यू 0 है, तो cos θ1 माइनस cos θ2 की वैल्यू, अच्छा θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है भाई, 60 माइनस cos θ2 की वैल्यू cos 90 है, तो W इज इक्वल टू 6 इंटू 0.44 और cos 60 होता है 1/2 माइनस 0, तो यहां पर ये W इज इक्वल टू 2 से 6 कटेगा 3 इंटू 0.44 आ जाएगा। तो आप यहां पर देखिए 4 × 12 132, तो ये 1.32 जूल। क्या ये सही जवाब है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या मैंने इसको सही सॉल्व किया है। अच्छा, अब इसके बाद W इज इक्वल सेकेंड केस में आपको कितना वर्क करना पड़ा, तो एम बी कॉस θ1 मतलब पहला वाला एंगल 60 डिग्री माइनस cos θ2 दूसरा वाला एंगल cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो W कितना आ रहा है वर्क डन सेकंड केस में। कमेंट में आप मुझे आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइए। कह रहा है कि फाइनल ओरिएंटेशन में टॉर्क कितना, तो टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, तो साइन फाइनल ओरिएंटेशन में साइन 180 था, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया जा रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहां पर दिया जा रहा है कि एक बार मैग्नेट है, ये देखिए जरा इसमें क्या लिखा गया है, एक बार मैग्नेट है ऑफ डायपोल मोमेंट कितना है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा गया है रेस्ट विद इट सेंटर ऑन फ्रिक्शनलेस पाइवोट ए फोर्स F। आप ऐसे मान के चलो कि ये मैग्नेट है और ये कुछ इस प्रकार से जो है एक छोटे से पाइवोट पे जो है ऐसे टिकी होगी। ठीक है, मान लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है, इफ फोर्स F इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस, बोला इसकी एक्सिस के राइट एंगल पे एक फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवोट मतलब जो पॉइंट जिसके अबाउट ये टिका हुआ है 10 सेंटीमीटर पे ये फोर्स जो है लगाया गया। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला, यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई 0.25 टेस्ला इज रिक्वायर्ड इन इक्विलिब्रियम एट राइट एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। कह रहा है कि यदि जो मैग्नेटिक, जैसे ऐसे मान के चलो कि ये यहां पे टिका हुआ है, यहां इस पॉइंट पे ये बार मैग्नेट टिकी हुई है। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री की बात करें, बोला 30 डिग्री पर अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, 30 डिग्री पर अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, बोला 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला। तो आपको F की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है, आप ऐसा समझो जैसे मान लो कि ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। क्वेश्चन समझ गए, नहीं समझे, देखो मैं आपको ऐसे बताऊं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बार मैग्नेट है जो कि जो है एक पाइवोट पे यानी कि एक ऐसे पिन टाइप पे टिकी हुई है। ठीक है, जो पॉइंट होता है उसको हम पाइवोट पॉइंट बोलेंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कह रहा है कि इस पे एक F फोर्स लगाया गया। क्या लगाया गया, F फोर्स लगाया गया। समझना बात को, ध्यान समझो, इस पे एक F फोर्स लगाया गया भाई। ये 30 डिग्री में आ गई,
ठीक, तो कह रहा है कि अगर हम 30 डिग्री इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कि 30 डिग्री से ना तो आगे हो ना पीछे हो, तो हमें जो है 0.25 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देनी होगी। ठीक है, अब 0.25 टेस्ला हमें मैग्नेटिक फील्ड देनी होगी, वो ठीक है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये तो घूम के ऐसे हो जाएगी, ये तो घूम के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको अलाइन करेगी। तो कह रहा है कि हमें यहां पर जो है, जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई की हमने, तो ये तो घूम के ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सीध में लाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे ऐसे टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में, तो बदले में इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इस पे इस डायरेक्शन में लगाया गया, ठीक, तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो हमें यहां लगाना पड़ेगा फोर्स, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे लेके जा रही है, ये नीचे झुक रहा है, तो मुझे नीचे से यहां पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगी ये, है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इस केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कौन सा टॉर्क इसको जो है घुमाने की कोशिश कर रहा है, बोला मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क, तो mb sin थीटा, ठीक है, शुड बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, तो हमें भी बदले में एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर साइन थीटा। भाई यही तो वैसे टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब आप ये देखिए दोनों केसेस में जो थीटा होगा वो सेम होगा, तो साइन 30 कट जाएगा, तो आप यहां पर देखिए कि एम बी और ये एफ इंटू आर, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0.25, मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसने बोला है ना कि फ्रॉम द पाइवॉट, ये डिस्टेंस कितनी है, राइट एंगल टू द एक्सिस मैग्नेटिक मोमेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पाइवॉट, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों फोर्सेस के बीच की, 20, तो यहां पर ये हो जाएगा 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 0.25 अपॉन में 0.2। ठीक है, तो आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि F इज इक्वल टू 25×75, तो अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे, थ्री पॉइंट सेवन फाइव है ना, ठीक है, तो 3.75 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो हमें लगाना पड़ेगा, 3.75 न्यूटन का फोर्स हमें राइट एंगल पे लगाना पड़ेगा एक्सिस के, तभी जाकर के बैलेंस होगा। ठीक है, हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड इफ एफ इज विथड्रॉन, तो कह रहा है कि अगर एफ फोर्स को हटा लिया जाए तो इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा, तो आप ये बोलोगे सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड विल अलाइन, मैग्नेटिक फील्ड अलाइन मैग्नेट इन इट्स डायरेक्शन, बोला अगर हम जो है इसको हटा लेंगे, हाथ अपना हटा लेंगे, फोर्स हटा लेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में ही अलाइन कर लेगी। बात समझ में आ गई आपको, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन लिखा है कि स्टीडी करंट है 2 एम्पियर, जो कि एक सर्कुलर कॉइल से जो है फ्लो होता है, करंट कितना है 2 एम्पियर है और एक कॉइल से फ्लो होता है, इसमें कितने टर्न्स हैं, बोला इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये 5 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, रेडियस कितनी है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो एक्स वाई प्लेन में कॉइल कैसे रखी है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स ऐसे है वाई ऐसे है, मतलब कॉइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे समझ गए, सेम सामने रखी हुई है आपके ऐसे कॉइल। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब आप ये समझो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है, करंट कहां फ्लो हो रहा है उसने ये नहीं बताया, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर करंट ऐसे है तो ऐसे और करंट ऐसे है तो ऐसे अंदर की साइड होगा। ठीक है, अब आप यहां पर एक बात ध्यान रखो कि इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट कहां है, मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अगर इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया गया क्वेश्चन, ठीक है, वैसे तो मैं कमेंट में बताता लेकिन अभी बता देता हूं कि आपसे कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको बताना है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉमेंट में जल्दी से बताओ। ठीक है, कमेंट में जल्दी से बताओ, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर बताओ कि इसका क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो।
अब मैं बता रहा हूं और अब आप मिलाना कि आपने सही बताया गलत। ठीक, तो एक बात याद रखो कि अगर करंट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन माइनस के कैप यहां पर होगी। क्या आपने यही बताई तो कमेंट में बताना कि हाँ सर मैंने यही बताई थी, मैं एकदम सही हूं। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसके बाद इसमें बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो m इज इक्वल टू क्या, NIA। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बोला 5, करंट कितना है 2 एम्पियर, करंट कितना है, करंट है 2 एम्पियर, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया 10⁻⁴ का इंटू हो गया। ठीक है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए कि इस मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर क्या आ रहा है विद यूनिट, यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो जल्दी से आप, अच्छा हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर m × 12, ठीक, तो हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर I × A। ठीक, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि सर इसका आंसर जो है इतना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आपसे एक चीज पूछ ली जाए, अच्छा एक चीज जानते हो आप कि बार मैग्नेट कैसे एक्ट करती है, बार मैग्नेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जिस तरीके सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, जिस तरीके सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं और बाहर जैसे बनती हैं, ठीक उसी प्रकार से बाहर मैग्नेट में भी बनती है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई लिख के बताओ, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो, वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब भी जो कोई भी मैग्नेट की मैं बात करता हूं तो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ पाए जाते हैं, और अगर दोनों एक साथ पाए जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर भी निकलेगी और अंदर भी जाएगी, है ना, तो बाहर निकली तो फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर निकली तो उतना ही फ्लक्स नेगेटिव, इसलिए नेट फ्लक्स जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, हाँ अगर ऐसा होता कि अकेला नॉर्थ पाया जाता तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाती, आउटवर्ड फ्लक्स होता तो नॉन जीरो फ्लक्स कहलाता, सिर्फ साउथ पोल होता तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आती और फिर अकेला नेगेटिव फ्लक्स होता। लेकिन यहां पे तो जितनी फील्ड लाइन बाहर गई नॉर्थ से उतनी वापस अंदर भी आनी है, इसलिए जो नेट फ्लक्स हो जाता है वो क्लोज सरफेस के लिए कितना हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में, बोला जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा जीरो नहीं होता, तो यही बात यहां पे लिखी गई है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है कि मोनोपोल्स नहीं पाए जाते, अकेला मैग्नेटिक साउथ या नॉर्थ पोल पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, अब इस प्रकार से आप यहां पर देखिए। अच्छा, एक सवाल जो है यहां पर पूछा गया, मैं इसको जो है तब तक आप जो है इसका आंसर बताइए, मैं यहां पर जो है भेजता हूं एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताओ कि भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एक दो, और ये चलो ठीक है ना, देखिए जरा, तो इसका आंसर जल्दी से मुझे बताएंगे। इसका आंसर क्या अभी बताता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन से के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन नॉट मोडिफाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, बोला इनमें से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन जो है मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो याद रखिए कि सिलिकॉन तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये तो कर सकता है, कॉपर भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी कर सकता है, बिस्मथ भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी कर सकता है। जो है इसका वाटर यानी सोडियम क्लोराइड, सोने का पानी, नमक का पानी, तांबे का पानी, ये सब क्या है, पानी मतलब वाटर, सोना चांदी। ठीक है, अच्छा ये देखिए जरा, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। निकेल क्या है, निकेल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर से बनती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव परमेबिलिटी, अब आप ये देखोगे रिलेटिव परमेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी पर कितने सारे जो सवाल हैं ये पूछे गए। ठीक, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, बोला 1 से छोटी परमेबिलिटी किसकी होती है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। 0 से 1 के बीच में कौन होगा, तो आप ये देखिए, पैरा की तो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी, एल निको तो जो है एल्यूमिनियम सॉरी एल निको तो जो है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, सोडियम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और वाटर भी डायामैग्नेटिक सोडियम तो जो है NaCl जब साथ में है तो कैसा है बताओ, साथ में है तो
आपका जो है डाया है, लेकिन अलग अलग हो गया तो पैरा आ जाएगा। तो ये तीनों, ये क्या है, ये पैरा है, याद रखिए। ये सोडियम क्या है, सोडियम पैरा है, एल निको फेरो है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हो वाटर जो है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी होगी ये 0 से 1 के बीच में होगी, यानी कि 1 से छोटी होगी। अच्छा बताओ, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से इसका आंसर दे दो। आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर बताइए जरा क्या हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ऐसे सवाल जो है एक एक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, है ना। अब क्या है, ये डायरेक्ट हमें करने पड़ते, पहले से पढ़ने पड़ते, इसलिए ये आपको मैंने करवाया है। इसको मैं अभी करवाता हूं, एकदम सिंपल है। अच्छा, यहां पे मुझे बताइए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर किसी की -0.5 है तो वो कौन सा सब्सटेंस है। तो माइनस ससेप्टिबिलिटी तो भाई किसकी होती है, नेगेटिव दे दी तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन सा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ये बताइए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये देखो फिर से हम इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे। अच्छा, आपसे कहा जाए कि पैरामैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी लिख दो, तो हम एक क्या भाई 3 लिख देंगे, इतनी सारी पढ़ी है, उसके बाद एक नहीं लिख पाएंगे। ये भाई बीच में गुजड़ू कर रहा है बार बार। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा गया है, डू डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हो भाई साहब, क्या बोलते हो, इसको पढ़ा दिया। इसके बाद आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, कि उनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, 0 होता है। पढ़ाया था, पूरी डिटेल में बात पढ़ाई थी। अगर आपने पढ़ी है तो इसका आंसर आप बिल्कुल धमाके के साथ लिख सकते हैं। इसकी गुचड़ू करूंगा बार बार। ये देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये देखो जरा, यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या क्या बोल रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोला इन व्हाट वे, किस तरीके से डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक से अलग है। तो हम लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस it gets magnetized in opposite direction to the external magnetic field, while paramagnetic substance gets magnetized in the same direction as external magnetic field, ठीक है। और यहाँ पे वीकली शब्द जो है दोनों के लिए लगा देना। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि भाई आपको जो है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बिहेवियर है वो जो है यहाँ पे डेपिक्ट करना है, यानी कि बना के दिखाना है डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना के दिखा दीजिए। चलिए, बहुत सुंदर बात है। अभी हम नेक्स्ट आ जाएंगे और नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया कि भाई ये बताइए कि रिलेटिव परमिएबिलिटी यदि किसी की 0.5 है तो बताओ जरा ये सब्सटेंस कौन सा होगा। 1 से छोटी रिलेटिव परमिएबिलिटी किसकी है, डाया की। 1 से छोटी रिलेटिव परमिएबिलिटी किसकी है, डाया की। तो यह आंसर किसका हो जाएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, राइट रिलेशन टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है। ये जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बार्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल अदर ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल कैप्टन draw diamagnetically डायग्रामेटिकली द मॉडिफिकेशन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन ईच केस। कह रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में क्या क्या जो है चेंजेस आए ये आपको बताना है। तो फिर से डाया का लिए मतलब सेम सवाल देखो वो किस तरीके से पूछ रहा है और आप कह रहे हो कि हे भगवान पेपर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये किसके लिए, ये डाया के लिए और ये पैरा के लिए। यानी कि उसने क्या बोला कि 2 बार मैग्नेट रख दी गई, एक डाया की एक पैरा की, दोनों का पैटर्न जो है डायग्रामेटिकली बताओ, ठीक है। तो यानी कि इसने कुछ अलग बात नहीं बोली, सेम बात को ही घुमा फिरा के बार बार ये पूछता चला जा रहा है। कह रहा है कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बीच में 2 डिफरेंस लिखो, 2 क्या आपको 4 लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। कह रहा है कि भाई देखिए जरा डाया पैरा और फेरो 3 के जो है इन सब के जो है एक एक एग्जांपल लिखो और डिफरेंस लिख दो। लिख देंगे सर, हाँ लिख देंगे, जरूर लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद देखो फिर से उसने सेम सवाल हमसे पूछ लिया, यानी कि ये डाया पैरा फेरो पे सेम सवाल बार बार जो है ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको डायग्राम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो है बताना है, ठीक। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि ससेप्टिबिलिटी कह रहा है कि 0.9853 है, ससेप्टिबिलिटी इतनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी 1 से छोटी है। ड्रॉ द मॉडिफिकेशन। अच्छा, एंड अब देखो ससेप्टिबिलिटी 1 से छोटी किसकी है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है बट लो वैल्यू है,
पॉजिटिव है लेकिन जो है स्मॉल वैल्यू है, तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती तो हम बोल देते, ठीक है। तो पॉजिटिव है, लेस वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, तो ये पैरा हो जाएगा, पैरा हो जाए। नेगेटिव होती तो भाई मैं क्या बोलता, नेगेटिव होती तो मैं डाया बोलता। अब इसका जो है पैटर्न बना देना डाया पैरा का, तो ये आप जो है इसको तरीके से समझते हो चलोगे, ठीक है। तो मतलब पूछने का तरीका बार बार ये बदल दे रहा है। अब इसके बाद जो हमें बार बार परेशान कर रहा था उस पे हम आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन, कह रहा है कि ससेप्टिबिलिटी जो है कितनी है 1.2 इंटू 10⁵, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी को यूनिट नहीं होती, कितने टेम्परेचर पे, बोला 300 केल्विन पे। तो कह रहा है कि ससेप्टिबिलिटी दूसरा जो सब्सटेंस है या सेम सब्सटेंस है, ससेप्टिबिलिटी 1.44 इंटू 10⁵ कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी, ठीक है। ये काई1 T1 काई2 T2। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन था तो ससेप्टिबिलिटी इतनी थी, तो टेम्परेचर कितना हो जाए कि ससेप्टिबिलिटी इतनी हो जाए, ये मुझे यहां पर निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो काई1 अपॉन काई2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। बताइए ये बात अगर क्लियर है आप लोगों की तो मुझे जल्दी से यहां पर बताइएगा। ये बात अगर क्लियर है तो मुझे बताओ। तो यहां पर जो है अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कितना निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁵ अपॉन 1.44 10⁵, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा T2 की वैल्यू T2 है और T1 की वैल्यू 300 केल्विन है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा 1.2 से डेसिमल कटेगा, एक जीरो आ जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा। अच्छा कमेंट में आपसे आंसर जान लूंगा तो ठीक चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। आप तो कहोगे अरे सर सारी बातें हमारे ऊपर ही टाल देते हो। देखो T2 इज इक्वल टू 1.44 इंटू 1.44 ये हो जाएगा, ऊपर पहुंच गया, अपॉन में 300, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1.2, ठीक है। तो T2 की वैल्यू जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितना टेम्परेचर जो है हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी इतनी आ जाएगी। ये रिलेशन अगर आप याद रखोगे तो आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करें तो आपको जीवन में जो है हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करके बता रहा हूँ जो जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। अरे कमेंट क्या, मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको जो है खुद से अभी बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ जरा, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लें दो अपन को। ये गजब भाई साहब मैक्सअप, देखिए जरा। तो अभी जो इसका आंसर जो हम बताने जा रहे हैं, अरे हाइड एंड सीक खेलता है हमारे साथ। तो ये देखिए इसका जवाब आप मुझे बता सकते हैं क्या, इसका जवाब आप मुझे बता सकते हैं क्या, बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। नहीं मैं बता देता हूं। देखिए ये आपसे आपको दिया गया एक क्वेश्चन, ये आपको दिया गया दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आपसे कह रहा है कि यदि आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा देंगे, यदि आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा देंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे तो उसकी परमिएबिलिटी का क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब देने वाले को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा कि यदि आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा दोगे तो फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा देने से परमिएबिलिटी का क्या होगा, परमिएबिलिटी का क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर जो है बताएं जल्दी से। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और परमिएबिलिटी का क्या रिलेशन है, आप ये समझो कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है। अरे ये क्या था, ऐ समझिए कि B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि B अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है ये एच, तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में यहां पर कहा जा रहा है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहां पे सेम सेंस है। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये क्या हो जाएगा, फिर ये घट जाएगा। यदि आपने ये बढ़ा दी तो परमिएबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। समझ गए। अच्छा इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि यदि मैं एक बार मैग्नेट को 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं,
ठीक है, और पहला टुकड़ा 2:1 में है, पहला टुकड़ा की लंबाई जो है दूसरे से 2 गुना बड़ी है, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा। तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप जो है किसी मैग्नेट को तोड़ोगे तो उससे पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं यहां पर एक बात बोलता हूं, एक क्वेश्चन जो है अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं आपको जो है बताता हूं। चलिए अब जैसे चलो मैं आपको यहां पे एक बात बता देता हूं कि कभी आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक बड़ा सा हमारे पास कैपेसिटर है, एक बड़ा सा कैपेसिटर है, ठीक है, बड़ा सा इसलिए क्योंकि उसके साइड पे हम जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं, कर्लिंग इफेक्ट। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्या ये गॉस लॉ को, ध्यान दो, ये गॉस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है क्या, मतलब क्या ये गॉस लॉ को ब्रेक करती है क्या? आंसर है ये गॉस लॉ को ब्रेक नहीं करती, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ को ब्रेक नहीं करती, गॉस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। लेकिन एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, क्या ये किसी भी नियम को ब्रेक करती है? तो आंसर है यहां ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को ब्रेक करती है। बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड के नियम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक मैग्नेट क्यों करती है? क्योंकि आप ये समझो कि हमने क्या सीखा है कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, लेकिन बाहर कितनी है, 0। तो आप ये सोचिए कि इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज लूप नहीं बना रही, और अगर ये क्लोज लूप नहीं बना रही इसका मतलब ये नियम को तोड़ रही है ना। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई ये जो सोलेनॉइड है नियम को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, बोला हाँ तोड़ती है, लेकिन क्या ये तोड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड के नियम को? बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नियम को नहीं तोड़ती है। ध्यान रखोगे आप इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो है गॉस लॉ के नियम को, किसी भी प्रकार के नियम को कैपेसिटर नहीं तोड़ता, लेकिन सोलेनॉइड जो है इस नियम को तोड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखना ताकि आपको आगे जरूरत पड़ जाए तो आप इसको बता सके। ठीक है, तो ये हमने जो है आपके इस चैप्टर के अंदर, अगर आप इस सारी चीजों को पढ़ोगे, आप फॉर्मूला बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अगर आप करोगे तो आप जो है बहुत बढ़िया जो है परफॉर्म करने वाले हो अपने एग्जाम में। अच्छा, एक आध क्वेश्चन जैसे आपको बताऊं कि कभी छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया गया, जैसे आपसे कह दिया गया कि आपसे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पूछ लिया, जैसे कि आपसे कह दिया करंट जो है, करंट की वैल्यू बोला 7 एम्पियर है, ये एक प्लेन सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, बोला 100 कह रहा है, कितने 100 टर्न्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 0.2 टेस्ला बोल देता हूं। यदि इस कॉइल फ्री टू रोटेट है तो what orientation would corresponds to stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कब रहेगी कॉइल, क्योंकि कॉइल भी तो मैग्नेट है एक प्रकार से, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी। अब स्टेबल और दोनों केसेस में आपको क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप लोग समझते हो कि थीटा की वैल्यू जो है हमेशा 0 होती है, ठीक। और पहला केस तो u इज इक्वल टू माइनस पीई या माइनस एम बी कॉस 0 लगाएंगे, ठीक है। और इसी में जो सेकंड पार्ट हो जाएगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो थीटा की जो वैल्यू है ये कितनी होगी, ये थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब है u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 180 लगाएंगे और आंसर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में कितना आंसर होगा यह आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। या आप मुझे बता दोगे m की वैल्यू निकालना किससे आसान है, m इज इक्वल टू NIA से। कौन कौन बच्चा ये बताएगा, आलस मत दिखाना, ध्यान रखना पेपर सिर पे। अगर आप इसमें मुझसे कहोगे अरे आपने क्यों नहीं बताया यार ये कौन सी बात हुई, मैंने आपके लिए ये 1.5-2 घंटे वीडियो तैयार नहीं करी तो मतलब मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता, क्या ही बात कर रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अच्छा हाँ, लेकिन ये बात मैं लिख देता हूं, वो पूछ रहा है कि एट व्हाट ओरिएंटेशन विल इट करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप ऐसे बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, टॉर्क वर्क सिखाया था, और आगे भी पढ़ेंगे कि जब कॉइल का प्लेन
जब कॉइल का जो प्लेन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, जब कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे केस में एरिया वेक्टर के साथ थीटा विल बी 0, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक। और अगर मैं ऐसे बोलूं परपेंडिकुलर होगा, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, चलो हमने बता दिया, इसमें करंट वरेंट की डायरेक्शन तो नहीं बोली थी ना, करंट वरेंट की डायरेक्शन। अच्छा मैं थोड़ा सोच क्यों रहा हूं, क्योंकि 180 डिग्री वाले केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, और इस वाले केस में भी क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, इस वाले केस में भी परपेंडिकुलर होगा तो भी 180 डिग्री बनेगा, तो ये भी अनस्टेबल वाला केस है। ठीक है, इन दिस केस आप ऐसे बोलो, इन दिस केस इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, इस वाले केस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट m और b, समझ गए ना बात को। तो बस ये बात याद रखिए, इन दिस केस m वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट कहां होना चाहिए, ये अंदर, और करंट और जो है आप ऐसे बोलो कि मैग्नेटिक मोमेंट बाहर और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो अब काम चलेगा। और इस केस में m और b क्या है, m और b सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, बस इस तरीके से हम जो इन छोटी छोटी बातों का जवाब दे करके जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको यहां पर लिखाए थे, इन फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा दिल और जान से समझना है, अच्छे से जो है चीजों को पढ़ते हुए चलना है। कहां गया, कहां गया, कहां गया, हाँ, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, इन फॉर्मूले पर बेस्ड भी छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड आपकी तैयारी जो है अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जो बच्चे अच्छे से डायमंड सीरीज को फॉलो करेंगे वो बच्चे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर 6 में जल्दी मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में बस आपसे इतना जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों के लिए डायमंड सीरीज यानी कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं या नहीं बच्चों, बस ये कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लोग बता के जाइएगा। आपके कमेंट से ही मुझे पूरी एनर्जी मिलती है कि मैं अगले दिन आऊंगा और आपके लिए और अच्छा और मेहनत के साथ कंटेंट लेकर के आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।